बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था AC थ्रू अ कैपेसिटर और कंक्लूजन हमारे पास ये आया था कि करंट वोल्टेज को लीड करता है बाय फेज़ डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे AC थ्रू एन इंडक्टर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं कि जब हम अपने इंडक्टर के साथ एक DC सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, और जब हम अपने इंडक्टर के साथ एक AC सोर्स को कनेक्ट करते हैं देन हमारे इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा। तो आइए सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। DC सोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है। जब मैं इस इंडक्टर के साथ एक DC सोर्स को कनेक्ट करूँगा जिसका पोटेंशियल V है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारे सर्किट में एक डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा। अब क्योंकि ये हमारे पास एक DC यानी कि डायरेक्ट करंट है, तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट करंट जो है ये कांस्टेंट रहता है, ना ही ये मैग्नीट्यूड में चेंज होगा ना ही ये डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर ये हमारे पास एक प्योर DC है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल एक प्योर DC है। अब हम जानते हैं कि इंडक्टर यानी कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास बराबर होती है म्यू नॉट NI के। अब क्योंकि हमारे पास जो करंट है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी कांस्टेंट होगी, ये भी चेंज नहीं होगी। अब हम जानते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है B डॉट A के। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। अब अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू -N डेल फाई बाय डेल टी। तो क्योंकि हमारे पास फ्लक्स अभी कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो ज़ीरो है। तो जब हमारे पास चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़ीरो होगा, तो फिर हम हमारे इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड EMF है वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, V इज़ इक्वल टू IR। अब अगर मैं यहाँ से इस इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट को कैलकुलेट करना चाहूँ, तो इंड्यूस्ड करंट बराबर होगा इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और क्योंकि अभी हमारे पास इंड्यूस्ड EMF ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि हमारे सर्किट में फ़्लो होने वाला इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि जब हमने अपने इंडक्टर के साथ एक DC सोर्स को अटैच किया, तो मेरे इंडक्टर के अंदर किसी तरह का कोई इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ़्लो नहीं करेगा। अगर इंड्यूस्ड करंट फ़्लो करता, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमारी इस बैटरी के करंट के अपोजिट होती, और फिर हम कहते हैं कि हमारा बैटरी का जो करंट है उसको रोकने वाला एक इंड्यूस्ड करंट होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो कोई इंड्यूस्ड करंट है ही नहीं, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो करंट है वो हमारे इस सर्किट में आसानी से फ़्लो करता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक इंडक्टर जो होता है, वो इंडक्टर क्या करता है, वो इंडक्टर DC को गुजरने की परमिशन देता है, DC उसमें से आसानी से गुजर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा इंडक्टर एक DC के लिए शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। लेकिन आपने कैपेसिटर में देखा था कि कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, वो DC को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। अगर मेरे पास इसी इंडक्टर या सोलिनॉइड के साथ एक DC सोर्स नहीं बल्कि अल्टरनेटिंग सोर्स हो, तो हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट मैग्नीट्यूड में भी चेंज होता रहेगा, डायरेक्शन में भी चेंज होता रहेगा।
तो फिर हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट नहीं होगा। और जब मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होगी, ये भी चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर हमारे इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हमारे सर्किट के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा जो कि ज़ीरो नहीं होगा। तो फिर वो इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ बैटरी का जो कन्वेंशनल करंट है इसके अपोजिट होगी। तो फिर हम कहेंगे कि अब हमारे पास जो करंट जा रहा है उस करंट को रोकने वाला एक इंड्यूस्ड करंट हमारे सर्किट में पैदा हो चुका है। इसलिए हम कहेंगे कि एक इंडक्टर जो है वो एसी को गुजरने नहीं देता, बल्कि वो एसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। यानी कि एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल अपोजिट बिहेव करेंगे। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा लेकिन इंडक्टर डीसी को अलाउ करेगा। कैपेसिटर जो है वो एसी को अलाउ करेगा लेकिन इंडक्टर जो है वो एसी को ब्लॉक करेगा। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक इंडक्टर मौजूद हो तो उस इंडक्टर के अक्रॉस जब हम अल्टरनेटिंग सोर्स को लगाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास जो एसी सोर्स है वो मैंने एक करंट का सोर्स लिया है। ठीक है जी, हमारे पास जो पिछला टॉपिक था एसी थ्रू कैपेसिटर, उसमें हमने एसी सोर्स एक वोल्टेज सोर्स लिया था। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज इंडक्टिव सर्किट। तो इंडक्टिव सर्किट को हम डिफाइन करते हैं द सर्किट इन विच एन इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स इज कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें हम एक इंडक्टर को एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे उस सर्किट को हम नाम क्या देंगे, इंडक्टिव सर्किट का। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस एल है, और एक करंट सोर्स है जिस करंट सोर्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई बराबर है हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी के। ठीक है जी। अच्छा, एक सोलिनॉइड और इंडक्टर में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। अगर हमारे पास सोलिनॉइड कुछ इस तरह से है कि जो हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, यानी कि उस वायर की मोटाई ज़्यादा है, तो हम जानते हैं जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। और बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं हमारे पास और टर्न्स बिल्कुल क्लोज हैं, तो फिर हम उसी सोलिनॉइड को नाम क्या दे देंगे, एक इंडक्टर का नाम दे देंगे। एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया है कि इंडक्टर जो है वो एसी को अपोज करेगा लेकिन डीसी को वो परमिशन देगा, उसकी रीज़न अभी हमने देख ली है। अच्छा, अब ये करंट की इक्वेशन मैंने लिख ली यहाँ पर, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट हमने यहाँ से प्रोवाइड किया है। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेल्फ इंडक्शन, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एक सेल्फ इंडक्शन वाला फिनोमिना जो है वो अकर कर रहा है। तो हमारे इस इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जो कि बराबर होगी एल डेल आई बाय डेल टी। एल यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन है हेनरी में। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर मैं करंट और टाइम में एक ग्राफ बनाऊं और उस करंट और टाइम के ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर लूं, तो स्लोप का मेरे पास जो आंसर आएगा एक्चुअल में वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, वोल्टेज के बराबर आएगा। तो क्योंकि हमने एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर करंट और वोल्टेज में रिलेशन चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो करंट और टाइम की इक्वेशन है इसी करंट और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो स्लोप का जो आंसर है वो मेरे पास वोल्टेज आता जाएगा। और वहाँ से फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहे हैं या करंट लीड कर रहा है। आइए आप देखते हैं कि हम इस करंट और टाइम के ग्राफ की जो स्लोप है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये मैंने करंट का यहाँ पर ग्राफ बनाया है। हम जानते हैं जब ओमेगा टी ज़ीरो होगा तो करंट ज़ीरो होगा, जब ओमेगा टी पाई बाई टू होगा करंट मैक्सिमम होगा यहाँ पर प्लस आई नॉट, जब ओमेगा टी पाई होगा करंट ज़ीरो, जब ओमेगा टी थ्री पाई बाई टू होगा करंट फिर मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव में, और जब ओमेगा टी टू पाई होगा तो करंट ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसकी स्लोप कैसे लेंगे, ये जो मेरे पास पॉइंट्स हैं ज़ीरो, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू और टू पाई, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन को ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन को ड्रा किया
और हमने देखा कि एंगल कितना है यहाँ पर इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री। तो जब हमने स्लोप का फार्मूला लगाया m इज इक्वल टू टेन थीटा और टेन 90 डिग्री पर हमने आंसर चेक किया इन्फिनिटी यानी कि मैक्सिमम आया। और क्योंकि अभी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम है। तो क्योंकि स्लोप हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम है और हम जानते हैं कि स्लोप का ही आंसर किसके बराबर होगा, वोल्टेज के बराबर। तो अगर स्लोप पॉजिटिव मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। तो देखें इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव मैक्सिमम आ गया। अब π/2 पर आ जाते हैं। इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा की। अभी एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल कितना है, 0, और हमारे पास tan 0 पर 0 हो जाएगा। तो क्योंकि स्लोप मिनिमम है तो यहाँ पर वोल्टेज भी मिनिमम होंगे। तो π/2 के ऊपर वोल्टेज क्या आ गया, यहाँ पर मिनिमम यानी कि 0। पाई के ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रा की, एंगल देखा 90 डिग्री है। यहाँ पर फिर हमने tan 90 डिग्री किया तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप फिर मैक्सिमम आई, लेकिन नेगेटिव में क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ कम हो रही हैं। तो स्लोप हम कहेंगे कि नेगेटिव मैक्सिमम है। तो अगर स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम है तो यहाँ पर वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम होगा। इसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर एंगल चेक किया एक्स एक्सिस और इस टेंजेंट लाइन का एंगल 0 है। तो स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन 0 पर 0, स्लोप मिनिमम आई। तो इट मीन्स कि इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज भी मिनिमम यानी कि 0 होंगे। और लास्ट जो पॉइंट है 2π, यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रा की, एंगल चेक किया 90 डिग्री है। tan 90 पर देखा तो हमारे पास फिर इन्फिनिटी यानी कि मैक्सिमम आया। और क्योंकि अब वैल्यूज़ हमारे पास बढ़ रही हैं तो हमारे पास स्लोप पॉजिटिव मैक्सिमम होगी। तो स्लोप पॉजिटिव मैक्सिमम होने का मतलब यहाँ पर वोल्टेज भी हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम होंगे। अब यहाँ से आप क्लियरली ये पॉइंट देख सकते हैं कि करंट ये है हमारे पास और वोल्टेज ये आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों जो है वो हमारे पास फंक्शंस, ये जो दोनों हमारे पास वेव्स हैं, अगर मैं इनको एक सिंगल ग्राफ के ऊपर शो करवाऊं तो सिंगल ग्राफ के ऊपर मुझे ये कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आएगी। ये देखें यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास करंट और ये हमारे पास वोल्टेज। अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि करंट 0 पर है जबकि वोल्टेज जो है वो π/2 मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहे हैं जबकि करंट लैग कर रहा है। और कितने फेज डिफरेंस के साथ, 90 डिग्री यानी कि π/2 के साथ। π/2 माइनस 0 फेज डिफरेंस इज π/2। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि इन अ प्योर AC इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज करंट को लीड करेंगे बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। कैपेसिटर के अंदर हमारे पास करंट वोल्टेज को लीड कर रहा था बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। इंडक्टर के अंदर हमारे पास वोल्टेज लीड करेंगे करंट को बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। फेजर डायग्राम सिंपल सी होगी, ये रेड हमारे पास करंट है और ये जो ब्लू है हमारे पास ये वोल्टेज है। तो वोल्टेज क्योंकि 90 डिग्री पर है तो यहाँ पर हम इन दोनों फेजर वेक्टर्स को परपेंडिकुलर बनाएंगे और ये हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा दोनों में 90 डिग्री का। पावर डेसिपेशन की बात करें तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिंगल फेज AC सर्किट्स के अंदर जो पावर है वो बराबर होती है IRMS VRMS cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अभी प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 पर क्या हो जाएगा, 0। तो पावर किसके बराबर आ जाएगी, 0 के। तो इसका मतलब हुआ कि एक प्योर इंडक्टर जो है वो किसी तरह की पावर को डेसिपेट नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास एक प्योर कैपेसिटर पावर को डेसिपेट नहीं करता। और हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास पावर पॉजिटिव आएगी तो इट मीन्स हमारा एलिमेंट पावर को डेसिपेट कर रहा है, और जब पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी तो इट मीन्स हमारा एलिमेंट जो है वो एनर्जी को स्टोर करके पावर को वापस सर्किट में भेज रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने इस ग्राफ के 4 बराबर हिस्से कर लिए हैं। ये पहला क्वार्टर है, पहले क्वार्टर यानी कि पहला चौथा हिस्सा, इसमें हमने देखा तो हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है। और हम जानते हैं कि जब करंट भी पॉजिटिव होगा वोल्टेज भी पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पावर पॉजिटिव आएगी। पावर पॉजिटिव होने का मतलब कि अभी इंडक्टर जो है वो हमारे AC सोर्स से पावर लेकर खर्च कर रहा है। जब हम सेकंड क्वार्टर में आएंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास करंट पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज यहाँ पर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड क्वार्टर में हमारा जो इंडक्टर है वो पावर को या एनर्जी को जो है वो अब डिसिपेट नहीं कर रहा बल्कि सर्किट को वापस रिटर्न कर रहा है।
थर्ड जो है क्वार्टर, इसके अंदर हमने देखा तो हमारे पास यहाँ पर करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे हैं। अब अगेन करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पावर, फिर पॉजिटिव आई। पॉजिटिव होने का मतलब कि थर्ड क्वार्टर में हमारा जो इंडक्टर है वो हमारे एसी सोर्स से पावर ले रहा है। लेकिन जब हम फोर्थ क्वार्टर के अंदर आए तो हमने देखा कि वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पावर इज अगेन नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो इंडक्टर है वो पावर दोबारा सर्किट को वापस कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ओवरऑल जो इंडक्टर है वो किसी तरह की पावर को डेसिपेट नहीं करेगा, बल्कि वो हमारे सोर्स से जितनी पावर लेगा बाद में उतनी पावर सर्किट को रिटर्न भी करेगा। तो ओवरऑल एक प्योर इंडक्टर में पावर डेसिपेशन क्या होगी? ज़ीरो होगी। पावर फैक्टर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फैक्टर है कॉस थीटा, इसी कॉस थीटा का नाम पावर फैक्टर है। और क्योंकि हमारे प्योर इंडक्टर में एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 पर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर फैक्टर ज़ीरो, प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी पावर फैक्टर ज़ीरो। लेकिन एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर यूनिटी होगा, पावर फैक्टर 1 होगा। ठीक है जी। चाहे हमारे पास प्योर कैपेसिटर हो चाहे प्योर इंडक्टर हो, दोनों किस तरह की पावर डेसिपेट नहीं करते, जबकि हमारे पास जो रेजिस्टर होता है वो मैक्सिमम पावर जो है वो डेसिपेट करता है। तो जिस तरह से हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिफाइन किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? ये वो अपोजिशन है जो हमारा इंडक्टर ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ एसी। जब इंडक्टर में से एसी गुजरेगा तो हमारा इंडक्टर उसको कितनी रुकावट देगा, कितनी अपोजिशन देगा, उस रेजिस्टेंस का नाम, उस रुकावट का नाम, उस अपोजिशन का नाम क्या है? हमारे पास रिएक्टेंस है। और हम जानते हैं कि हमारे पास V बराबर होगा IR के। यह तो ओम्स लॉ होगा रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन इंडक्टर के लिए ओम्स लॉ कैसे लिखेंगे? V इज इक्वल टू I। और इंडक्टर की रेजिस्टेंस नहीं होती बल्कि इंडक्टर की तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, जिसको हम XL से शो करवाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर आ जाएगी VRMS ओवर IRMS। और मज़ीद हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होती है ओमेगा L। ओमेगा किसके बराबर होगा? 2πf के। यहाँ पर 2f कांस्टेंट है, f यहाँ पर उस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी है जो AC सोर्स हमने अपने इंडक्टर के साथ अटैच किया हुआ है। और L हमारे इंडक्टर की इंडक्टेंस है हेनरी में। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट जो होगा इंडक्टेंस का वो सेम होगा, सॉरी इंडक्टेंस का कह रहा हूँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो यूनिट है हमारे पास वो बिल्कुल वही होगा जो यूनिट हमारे पास रेजिस्टेंस का है, यानी कि ओम। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंडक्टर की रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, जबकि आपने कैपेसिटर में देखा था कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन इनवर्स था। अब जो स्टार्ट में हमने बात की थी कि एक इंडक्टर जो है वो इजीली डीसी को तो अलाउ करता है लेकिन एसी को स्टॉप करता है, तो उसकी हम यहाँ पर मैथमेटिकल रीज़न भी देख लेते हैं। देखें, जब हम बात करते हैं डीसी सोर्स की तो हम जानते हैं कि डीसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। तो जब मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के फार्मूले में फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो पुट करूँगा तो इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। और जब इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाएगी तो मेरे पास करंट मैक्सिमम आएगा, यानी कि इन्फिनिटी शो करवा रहा है मैक्सिमम को, यानी कि मैक्सिमम करंट हमारे इंडक्टर में से गुजरेगा। तो हम कहेंगे कि इंडक्टर परमिट्स डीसी। लेकिन जब हमारे पास एसी होगा तो जाहिर सी बात है एसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो नहीं होगी। जब एसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो नहीं होगी तो हमारे पास रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस भी ज़ीरो नहीं होगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और जब रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो हमारे पास फिर करंट भी मैक्सिमम या इन्फिनिटी नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि इंडक्टर जो है वो एसी को ब्लॉक करता है। तो फाइनली हमारे पास कंक्लूजन क्या आया इस पूरे जो है वो टॉपिक का, कि इंडक्टर के अंदर हमारा जो वोल्टेज है वो लीड करेगा, करंट जो है वो लैग करेगा। और कितने फेज डिफरेंस के साथ? 90 डिग्री के साथ। एक प्योर इंडक्टर किसी तरह की पावर को डेसिपेट नहीं करता, पावर डेसिपेशन ज़ीरो होती है। प्योर इंडक्टर के लिए हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो हमारे पास कितना होता है? वो भी ज़ीरो होता है। ठीक है जी। और जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे अपने एसी सोर्स की, हमारा कैपेसिटर ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा रिएक्टेंस, ज़्यादा अपोजिशन देगा करंट को। और जितनी ज़्यादा अपोजिशन होगी उसमें से करंट जो है वो उतना कम फ्लो करेगा। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी आसानी से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।